सो हम अब अगले फंडामेंटल राइट पे आएंगे दोस्तों, और द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो अब हम सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं अब हम उन पे चर्चा करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी, द इमेज ऑफ डाइवर्सिटी, यू नो, एंड आई हैव बीन टेलिंग यू मेनी टाइम्स, और आप लोगों को भी पता है कि जब आप भारत की बात करते हैं तो आप डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं। सो जैसे ही आप इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में एक छवि आ जाएगा कि हमारा देश बहुत ही विविध देश है। इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी, ठीक है। वी आर इन द सोसाइटी दैट हैज़ वास्ट डाइवर्सिटी, समझिए। हम कोई बेसिकली समरूप समाज नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ही विविधता है, वास्ट डाइवर्सिटी। इन सच ए सोसाइटी that is full of diversity, there would be social sections which are small in numbers compared to some other groups. So if a group is in minority, will it have to adopt the culture of majority? यहाँ एक सवाल बनता है कि जब ये इतनी विविधता है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन सारी कल्चर को मानने वाले लोगों की सबकी पॉपुलेशन बराबर नहीं होगी। कुछ ऐसे कल्चर्स होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें मानने वाले होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो माइनॉरिटी में होंगे, ठीक है। वो धार्मिक माइनॉरिटी हो सकते हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकते हैं, वो बहुत सारे इशूज़ पे बहुत तरीके, इंडिया इतनी डाइवर्स है कि वो बहुत तरीके से वो माइनॉरिटी में आ सकते हैं। बट क्या इन माइनॉरिटी के लोगों को मेजॉरिटी का कल्चर को मानना पड़ेगा? कतई नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। विविधता हमारे समाज की मजबूती है। Therefore, one of the fundamental right is the rights of the minorities to maintain their culture. Rights of the minorities to maintain their culture. है ना? सो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। सो वाई माइनॉरिटीज़, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यार वाई माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी ने क्या पाप किया? या सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो लोग ग्रुप में बड़े ग्रुप हैं, वो तो एनीवे अपना धर्म को मान ही पाएंगे, या सॉरी अपने कल्चर, धर्म ओनली नहीं, आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग इट टू धर्म, बेसिकली वो अपने कल्चर को तो मान ही सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या ही ज़्यादा है। तो वो तो एनीवे दे हैव दैट लिबर्टी, दे ऑलरेडी हैव दैट प्रिविलेज दैट दे कैन एंजॉय देयर culture and the cultural rights in a free manner because they are more bigger in number. But at the same time there are chances, I'm not saying it is 100%, but there are chances कि majority may interfere in the culture of the minorities. So minorities का भी culture का बचाए रखना और उनके कल्चरल प्रोटेक्शन ये बहुत ही ज़रूरी था, और ये हमारे संविधान निर्माताओं को हम लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से मालूम था, और इसलिए इन्होंने एक फंडामेंटल राइट बनाया कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, और दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन, और ये जो अल्पसंख्यकों का जो माइनॉरिटी का अधिकार है वो सिर्फ धर्म के आधार पे ही नहीं होगा। इट इज़ नॉट ओनली ऑन अपॉन रिलीजन बट लिंग्विस्टिक ऑल्सो, कल्चरल माइनॉरिटीज ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन। भाषा और संस्कृति के आधार पे भी अल्पसंख्यक माना जाता है। माइनॉरिटीज आर ग्रुप दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द कंट्री एज ए होल। सो बेसिकली माइनॉरिटी क्या, अल्पसंख्यक वो समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है ना, खुद का एक उनका रिलीजन होगा या खुद का एक उनका लैंग्वेज होता है माइनॉरिटीज़ का, और वो किसी या तो किसी देश के किसी एक क्षेत्र में बहुत होते हैं, उन्हीं क्षेत्र में सीमित पाए जाते हैं, काफ़ी एक देश में होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में थ्रू आउट द कंट्री है, बट ओवरऑल वो चूंकि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में और पूरे भारत भर में फैले हुए हैं, सो दे आर आउट नंबर्ड बाई सम अदर सोशल सेक्शंस। तो जो बाकी जो दूसरे सेक्शन है समाज के, उनसे उनकी संख्या कम हो जाती है, वो छोटा समूह हो जाता है। सो देन इट बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट कि उनके धर्म, उनके भाषा, उनकी संस्कृति की रक्षा की जाए, और इसलिए संविधान एक मौलिक अधिकार देकर उनका ये रक्षा कर रहा है। सच कम्युनिटीज हैव कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ देयर ऑन एंड हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दिस। तो उन समूहों की अपनी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि और संस्कृति होती है, ठीक है। तो ये उनको अपन सुरक्षित रखने का और विकसित करने का, दे कैन कंजर्व ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स दे कैन डेवलप ऑल्सो, ठीक है, इनको अधिकार है। ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बाई डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। सो यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों कि जो भी रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, भाषाई हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, जो भी जिस भी तरीके से अगर वो अल्पसंख्यक है, वो माइनॉरिटीज़ है,
तो वो अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। दे कैन हैव देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो उनका खुद का शिक्षण संस्थान हो सकता है। और ऐसा खोलकर वो अपने शिक्षण संस्थान खोलकर वो क्या करते हैं, दे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करते हैं, वो अपने प्रिजर्व करते हैं एंड डेवलप करते हैं through that educational institution, and the government will not, while granting aid to the educational institutions, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of minority community. So ये समझने वाली बात है दोस्तों यहाँ क्या कहा जा रहा कि जो सरकार है सॉरी सरकार वो जो अनुदान देती है, एड ग्रांट करती है, गवर्नमेंट जब एड ग्रांट करती है, ऐसा अनुदान देती है शैक्षणिक संस्थाओं को, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किसी भी शैक्षणिक संस्थान से इस बेसिस पे, किस बेसिस पे कि इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा उसका मैनेजमेंट है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो उस ग्राउंड पे कि चूंकि ये अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा मैनेज किया जा रहा, तो इसको हम ग्रांट नहीं देंगे, इसको एजुकेशनल ग्रांट हम नहीं देंगे। सरकार ऐसा नहीं कर सकती अगर वो उस बाकी पैरामीटर्स को मीट कर रहा है। तो अगर बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप उस पैरामीटर पे ग्रांट दे रहे हैं, तो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी आपको सेम ग्रांट देना होगा, सिर्फ इस रीजन पे कि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किया जा रहा, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, and that is protected under fundamental right of the constitution provided by the guaranteed by the constitution. Now ये एक जो ये लास्ट फंडामेंटल राइट है दोस्तों, और ये मैं तो कहूँगा कि अभी तक तो मैं सारे फंडामेंटल राइट्स को आप जैसे देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, बट ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज आई कैन से दिस इज राइट्स ऑफ द राइट्स। So right to constitutional remedy. One would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental right, but merely writing down a list of right is not enough. Merely writing down sufficient नहीं है, not enough, है ना। मौलिक अधिकारों को सिर्फ विस्तृत हम सूचित दे देंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। देयर हैज़ टू ए वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। एक रास्ता तय करना होगा, एक तरीका बनाना होगा कि ये जो अधिकार दिया गया इसको व्यवहार में लाया जा सके, इसको प्रैक्टिस में लाया जा सके, एंड डिफेंडेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दिस राइट। और अगर इन किसी अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उसका उल्लंघन होने पर इन अधिकारों की रक्षा की जा सके, इन उल्लंघनों से इनको रोका जा सके। So right to constitutional remedy is the means through which this is to be achieved. तो right to constitutional remedy जो है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह वो साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रोक लगाया जाएगा। मतलब अगर किसी अन्य अधिकार पे अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसको रोक लगाया जाएगा, और रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस किसी भी अधिकार को, मौलिक अधिकार को व्यवहार में लाने में ये अधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ये इन्फोर्स करता है। सो डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप जानते हो कि हमारे संविधान निर्माता में सबसे बड़े लीडर डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है, और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर इस अधिकार को, इस फंडामेंटल राइट को संविधान का हृदय, हार्ट एंड सोल और आत्मा की संज्ञा दी है। इट इज़ सो बिकॉज द राइट गिव्स ए सिटीजन द राइट टू अप्रोच। ये अधिकार सिटीजन्स को क्या देता है? एक अधिकार देता है, राइट टू अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो टू गेट एनी फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड, फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड्स इन केस देयर इज वायलेशन। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस मौलिक अधिकार को सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में नागरिक ले जा सकता है और उसके तहत इसके उल्लंघन को हटवा सकता है, रिस्टोर करवा सकता है। The Supreme Court and High Courts can issue orders and give directives to the government for enforcement of these rights. जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो ऑर्डर्स दे सकते हैं और डायरेक्टिव दे सकते हैं, सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि इन अधिकारों को आप लागू करें, इन्फोर्स करें, ठीक है। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। तो न्यायालय कई प्रकार की विशेष अधिकार जारी करते हैं जिसको रिट कहा जाता है।
सो विल कम टू दैट. सो व्हाट ऑल आर द रिट्स, मैं आपको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ. ये एनीवे इट्स रिटन इन आवर बुक्स एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, और ये समझने की भी ज़रूरत है. आई डू नॉट कंसिडर एनीथिंग कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है. जो भी इस बुक में है वो हमारे संविधान से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ज़िंदगी के सिलेबस में है दोस्तों. सो प्लीज़ ध्यान दो और सभी चीज़ों को समझो. हैबियस कॉर्पस, ठीक है. सो बंदी प्रत्यक्षीकरण थोड़ा थोड़ा मैं कवर करूंगा, आप समझना. रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट. It can also order to set free an arrested person if the manner or the grounds of the arrest are not lawful or satisfactory. So क्या हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है कि कोर्ट ऑर्डर्स, न्यायालय किसी भी कोर्ट ऑर्डर दैट अरेस्टेड पर्सन शुड बी, कोई न्यायालय किसी भी गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको अपने सामने प्रस्तुत करने का ऑर्डर दे सकता है ना, प्रेजेंटेड अरेस्टेड पर्सन. एंड इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री, और किसी भी अरेस्टेड पर्सन को वो आज़ाद करने के लिए भी, वो छोड़ने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है. अगर न्यायालय को फील होता है कि या तो उसको एक ऐसे मैनर में अरेस्ट किया गया है जो अनलॉफुल था, या फिर जिस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है वो ग्राउंड ही अनलॉफुल है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कोई गिरफ्तार करने का कोई संतोषजनक कारण है नहीं, और उसको अरेस्ट कर लिया गया है, या फिर किसी अनलॉफुल तरीके से या फिर असंतोषजनक तरीके से उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो कानून न्यायालय उसको बोल सकता है कि यस यू सेट हिम फ्री, इसको आज़ाद करो. सो न्यायालय के पास दोनों पावर्स है. ही कैन टेल कि द अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंटेड टू मी, और अरेस्टेड पर्सन कैन बी मेड फ्री ऑन इफ द मैनर और द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी. सो दिस कम्स अंडर हैबियस कॉर्पस. नेक्स्ट इज मैंडामस, इसको हिंदी में परमादेश बोलते हैं. दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, सो एंड देयर वाइज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ इंडिविजुअल. सो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है दैट फाइंड्स दैट पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर, कोई व्यक्ति जो कोई आधिकारिक कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई पदाधिकारी, वो अपने लीगल ड्यूटी, वो अपनी कानूनी कर्तव्य, अपने कानूनी दायित्वों, संवैधानिक दायित्वों को नहीं पूरा कर रहा है, और इसके नहीं पूरा करने से वो किसी का मौलिक अधिकार जो है उस पर इन्फ्रिंज कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है किसी का मौलिक अधिकार को, तो कोर्ट कैन डायरेक्ट दैट पर्सन कि भाई आप इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके किसी के फंडामेंटल राइट में इन्फ्रिंजमेंट है, तो कोर्ट उससे वो काम करवा सकती है. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, निदेश का आदेश. द रिट इज ऑल्सो इशूड बाय हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जाता है. मैंने लोअर कोर्ट हैड कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन. कोई निचली न्यायालय क्या होता है, लोअर कोर्ट क्या होता है, बेसिकली जिला न्यायालय या उससे नीचे की कोई न्यायालय, सेशन जज, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लेवल के कोर्ट्स होते हैं. सो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके नीचे के कोर्ट ने अपने गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, जितनी उसकी जुरिस्डिक्शन थी, जहाँ तक उसका न्यायिक अधिकार था, उससे आगे बढ़कर वो अगर वो कुछ काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन लगा सकता है, निदेश का आदेश दे सकता है. नेक्स्ट इज क्यो वारंटो. इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस, जो व्यक्ति ऑफिस में है, जो पदाधिकारी उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, बट वो उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, समझ गए, तो उसको इट इशूज द रिट ऑफ क्यो वारंटो. क्यो वारंटो इशू करता है एंड रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन, ठीक है, फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर. सो उस व्यक्ति को उस ऑफिस होल्डर के रूप में, उस पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से रोक देता है. इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा. सो कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो एक्चुअली में इंटाइटल्ड नहीं है कि वो ऑफिस को होल्ड करे, तो कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि आप इस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देता है. नेक्स्ट इज सर्टियोररी. सर्टियोररी उत्प्रेषण रिट कहा जाता है. अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर से लोअर कोर्ट और अनदर ऑथोरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर ऑथोरिटी और द कोर्ट. तो इसमें जो भी कोई चीज़ अगर कोई लोअर कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के पास मैटर है जो पेंडिंग है, और हायर कोर्ट को लगता है, हायर अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, ये तो इनसे सही से डील नहीं किया जा रहा है, आई शुड बी द वन हु शुड बी डीलिंग इट, तो वो उसको ऑर्डर दे सकता है. उसको सर्टियोररी के अंदर वो ऑर्डर देता है कि ये केस को आप मेरे पास फॉरवर्ड कीजिए, और वो केस को ले लेता है.
So apart from so these are the writ we have discussed 5 types of writs above. Now next is, apart from the judiciary, many other mechanism have been created in latest year for protection of right. So judiciary के बाद और भी बहुत तरीके चीज़ ऐसे बनाई गई है हमारे देश में जिससे हमारे राइट्स का, अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाता है. यू मे बी हर्ड अबाउट, आप लोग सुने होंगे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, है ना. अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग है. देन देर इज़ ए नेशनल कमीशन ऑन वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग. नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट्स, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और अन्य आयोग भी है. तो इस तरह के आयोग जो हैं, ये बॉडीज जो हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में काफ़ी मददगार है. दिस इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ वीमेन, माइनॉरिटीज़ एंड और दलित. सो ये महिलाएं, अल्पसंख्यक या जो दलित हैं, उनके अधिकारों की ये रक्षा करते हैं. बिसाइड्स द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैज़ ऑल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ. सो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित किया गया टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स. सो फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स, समझ गए, मौलिक अधिकार या अन्य अधिकारों का भी, इनका प्रोटेक्शन के लिए राष्ट्रीय मानव आयोग का लॉ के द्वारा स्थापना किया गया. सो ये हम फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर कर लिया दोस्तों.